बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के न्यू फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मालूम है जी जारी हैं। फ़िज़िक्स के सिलसिले का आज अगला लेक्चर हम पढ़ने लगे हैं। पीछे हमने इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स 2 हिस्सों में कर लिया था और उम्मीद है आपने उसके मेन पॉइंट ज़हन नशीन किए होंगे। और वो वाला लेक्चर भी, अब ये भी और इससे अगले चंद लेक्चर भी जो आपने देखने हैं, तकरीबन एक हफ़्ता आपने ये लेक्चर अब नोट करने हैं, इनको ज़हन नशीन करना है, फिर आपका इंशाल्लाह टेस्ट भी होगा। तो आइए फिर आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। नोट्स मैंने बताया था आपको, वो मेरे नोट्स हैं, वो बड़ा ज़रूरी होंगे, बड़ा फ़ायदा आपको रहेगा, वो आप साथ रखेंगे, आपका बड़ा टाइम बचेगा। कुछ इजाफ़ी चीज़ें ऐसे ही पढ़ाते हुए, कुछ चंद एक लाइनें मैंने नोट से हट के भी इजाफ़ी लिखी हैं। कुछ इजाफ़ी चीज़ें जो बताऊँगा तो आपने बॉल पॉइंट वगैरह पास रखनी है, नोट्स के ऊपर ही उसको साइड पे नोट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं जी। तो आज का हमारा जो लेक्चर आप देख रहे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम से है। नोट्स आपके सामने हैं तो वहाँ भी आप ये खुला हुआ देख रहे होंगे। यहाँ बच्चों मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं नोट्स पे, वैसे ये दूसरी वाली आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ बात समझाने के लिए, आपको वो याद दहानी के लिए, वो मैट्रिक में भी जो आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि क्या होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये तो पुरानी बात है जो मैट्रिक में आप कर चुके हैं। थोड़े नए लफ्ज़ों में अब आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन नंबर 2, थोड़ी सी 2-4 लफ्ज़ इजाफी इसमें हमने दिए। क्या होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी? तो लिखा है कि ए फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ ए टर्म। टर्म यानी इस्तिलाह, कोई नाम, किसी चीज़ का नाम रख देना, इस्तिलाह। तो एक ऐसी इस्तिलाह, कोई ऐसा नाम जो क्या देता है, विच डिस्क्राइब्स, जो बयान करता है मेजरेबल फीचर्स ऑफ ए फिज़िकल फिनोमिनन, किसी फ़िज़िकल फिनोमिनन के। अब फ़िज़िकल फिनोमिनन क्या होता है बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पिछला लेक्चर आपके पास मौजूद है, उसमें आपने बड़ी डिटेल से हमने ये बात डिस्कस की हुई है फ़िज़िकल फिनोमिना क्या होते हैं। तो ए फ़िज़िकल क्वांटिटी, कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी कोई ऐसी टर्म है, ऐसी इस्तिलाह है जो क्या बयान करती है, मेजरेबल फीचर्स ऑफ ए फ़िज़िकल फिनोमिनन, फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ कोई फिनोमिनन, कोई अमल, कोई फिनोमिनन, कोई मज़हर जो फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ हो, उसके जो काबिल पैमाइश ख़द व ख़ाल हैं, मेजरेबल फ़ीचर्स, काबिल पैमाइश ख़द व ख़ाल, उनको बयान करने के लिए जो टर्म, जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। हम उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इस डेफिनेशन की थोड़ी सी बात जल्दी से मैं वजाहत कर दूं। देखें, फ़िज़िकल फ़िनोमेना मैंने पिछले लेक्चर में आपको पता है बताए थे कि जी फ़लाँ भी फ़िज़िकल फ़िनोमेनन है। सूरज का निकलना, ग़ुरूब होना, ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का होना, ये फ़िज़िकल फ़िनोमेनन है। ऐसे ही बेशुमार फ़िज़िकल फ़िनोमेनन है। मैं अगर आपको कोई मिसाल दूँ इस वक्त कि कोई चीज़ है मेरे पास, ये मार्कर है, तो मैं इसको नीचे से ऊपर उठा लूँ और यहाँ लाके छोड़ दूँ, तो आपने देखा ये नीचे गिरी है, सब जानते हैं, इसी तरह होना है। ये नीचे क्यों गिरी है? ये एक फ़िज़िकल फ़िनोमेनन है, वही ज़मीन में ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है जिसने इसको खींचा। लेकिन बच्चों ये एक फ़िज़िकल फ़िनोमेनन है, मेरा इस बॉडी पर फोर्स लगा के ऊपर को ले जाना और इसको छोड़ देना और इसका नीचे गिरना। अब इस एक छोटे से अमल में, इस एक छोटे से फ़िज़िकल फ़िनोमेनन में गौर कीजिए, मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी बयान कर सकता हूँ जो मेजरेबल हैं। ये एक बॉडी थी, इसकी कुछ मैस थी, 2 kg थी, 1 kg थी, ½ kg थी। मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाई और कुछ फासले तक या कुछ हाइट तक मैं चंद सेकंड में, यानी कुछ टाइम में इसको ऊपर को ले गया, ऊपर को ले गया। वहाँ मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और लेकिन यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं जब इसको छोड़ देता हूँ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई। किस वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से, जिसको ज़ाहिर करते हैं आप वाकिफ़ हैं, मैट्रिक में आप उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते रहे हैं। यहाँ FSC में थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा बेहतर वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम आगे बयान किया करेंगे।
अच्छा, तो एक चीज़ थी जिसकी कुछ मैंने कहा मैथ थी और मैं कुछ फोर्स लगा के कुछ फासले तक ऊपर ले गया, कुछ वक्त लगा के, और वहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थी बॉडी में, और मैंने जब छोड़ दिया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती गई, पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, और ये चीज़ ऊपर से नीचे को गिरना शुरू हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। बच्चों, आपने अगर गौर किया हो, मैंने अभी जो चंद फ़िक्रे बोले हैं, मैंने इस अमल को जो अभी बयान किया है, मैंने इस अमल से रिलेटेड, इस फिज़िकल फिनोमिनन से रिलेटेड मैंने कोई शायद 7, 8 या 9 चीज़ों का नाम लिया है जो मेजरेबल है। इस फिज़िकल फिनोमिनन से रिलेटेड जो काबिल पैमाइश खसूसियात हैं, मास, डिस्टेंस, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, तो एक छोटे से फिज़िकल फिनोमिनन में मैंने 8-9 चीज़ों का नाम ले दिया जो कि मेजरेबल चीज़ें हैं रिलेटेड टू दिस फिज़िकल फिनोमिनन। अब उम्मीद है ये आपको डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर समझ आई होगी। क्या होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़? यही जो 8-9 मैंने नाम लिए हैं, यही आप जानते हैं, आप ऑलरेडी पता है आपको, यही फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ने भला क्या किया? इन्होंने किसी फ़िज़िकल फिनोमिनन को इस तरह बयान किया कि उसके मेजरेबल फ़ीचर्स बयान कर दिए, उसकी मेजरेबल खसूसियात बयान की। तो जिन चीज़ों ने, जिन टर्म्स ने किसी फ़िज़िकल फिनोमिनन की मेजरेबल खसूसियात बयान की, उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये डेफिनेशन अब ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ रही होगी। फ़िज़िकल क्वांटिटी ऐसी टर्म है, ऐसी इस्तिलाह है जो बयान करती है किसी फ़िज़िकल फिनोमिनन से मुतल्लिक़ जो काबिल पैमाइश खसूसियात हैं। बहुत डिटेल हो गई इस डेफिनेशन की, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें जी, क्या है? देखो बच्चों, फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट्स ऑन फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखें क्या लिखा है, बड़ी ख़ास बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है ये। फ़िज़िक्स की बुनियाद रखी हुई है, रेस्ट, आराम फरमा रही है, रखी हुई है इन्हीं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। फ़िज़िक्स की बुनियाद खड़ी है, फ़िज़िक्स ख़त्म, फ़िज़िक्स धड़म से गिर जाएगी अगर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ख़त्म कर दें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं तो फ़िज़िक्स नहीं। क्यों ऐसा है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं तो फ़िज़िक्स नहीं, ऐसा क्यों? ज़रा अगला पॉइंट पढ़िए। देखें, ऑल दी लॉज एंड फार्मूलाए, फार्मूला की प्लूरल है, फार्मूलाए या ऑब्लिक इक्वेशंस, फार्मूले कह दें या इक्वेशंस, फिज़िक्स के ऑफ फिज़िक्स तमाम लॉज, देखें, ऑल दी लॉज एंड फार्मूलाए और इक्वेशंस ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। बड़ी अहम बात, आपने बहुत से फिज़िक्स के लॉज ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ज़रा याद तो करें, ज़रा देखें, गौर करें कि कोई लॉ आपके ज़हन में जो इस वक्त आ रहा हो। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में। कूलम लॉ किस बारे में है? कोई दो चार्जेस की आपस की जो फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, वो फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? उन दोनों चार्जेस के आपस के जो फासला है जो उन दोनों का, उस फासले के, और उन दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा कूलम लॉ को बयान करते हुए हमें क्या नाम लेने पड़े? फोर्स है जो फिज़िकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी फिज़िकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस फिज़िकल क्वांटिटी है, और कोई सोचिए न्यूटन के लॉज सोच लीजिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो बच्चों उनको ज़रा याद कीजिए, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हवाला किसी न किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी का ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट लॉ ही ले लीजिए कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगती तो कोई बॉडी अपनी साबिक़ा हालत को जारी रखती है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की थी या रेस्ट की हालत थी, जब तक कोई फोर्स नहीं लगती। फोर्स का जिक्र है जो फिज़िकल क्वांटिटी है, लॉ बयान हुआ इसी के लफ्ज़ों में। आप सेकंड लॉ अभी बैठे बैठे याद कीजिए क्या था, वो भी फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में है, याद कीजिए, हम कभी आगे भी उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी फोर्सेस का जिक्र है, यानी फिज़िकल क्वांटिटी है। तो जितने भी लॉज हैं या फार्मूले या इक्वेशंस हैं वो सारे हैं ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फिज़िक्स ख़त्म, अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जिक्र नहीं तो फिज़िक्स नहीं। तो ये तो फिर बड़ी अहम बात है, ये है इम्पॉर्टेंस, ये है अहमियत कि क्या क्या अहमियत है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो ऑल द लॉज एंड फार्मूलाज और इक्वेशंस ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फार्मूला कोई सोच लें, मेरे जहन में फिल फॉर अभी जो आ रहा है, मसलन F=ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बड़ा ही मशहूर छोटा सा फार्मूला है। तो बच्चों ज़रा देखें तो इस फार्मूला भी किसके लफ्ज़ों में है? फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वही जो बात मैं कर रहा था, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं।
तो आगे बढ़ते हैं जी। सो मच फॉर दिस पॉइंट। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आगे तो बड़ी सिंपल सी एक वो मिसालें हैं जी। फॉर एग्जांपल कहता है मैथ्स क्या क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन है। तो मैंने अभी 8-9 नाम तो मैंने अभी ले दिए थे, उनमें से चंद एक उनमें से भी यहाँ भी लिखे हैं और कुछ और भी लिखे हैं। तो मैथ्स है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, पावर और बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये हैं जी मिसालें फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ये हमारा हिस्सा मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो बुनियादी ग्रुप बंदी है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो बुनियादी ग्रुप बंदी है कि कौन सी किस्म की होती हैं, तो बुनियादी तौर पर इनको ये 2 किस्मों में हम बांटते हैं फिज़िक्स में। बेस क्वांटिटीज़ हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और ये भी एक शय भी यहाँ ऐसी नहीं है जो आपने 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ी हुई। ये मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, ये आप भी जानते हैं, ये आपने बिल्कुल यही तकरीबन इन्हीं लफ्ज़ों में पढ़ा है, इसको जस्ट रिपीट कर रहे हैं हम। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? पहला तारफ़ क्या लिखा है कि ये वेरी स्मॉल इन नंबर, इनकी तादाद बड़ी छोटी सी होती है, थोड़ी हैं, बड़ी थोड़ी गिनी चुनी है। लेकिन दूसरी तरफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का वेरी लार्ज, बहुत बड़ी तादाद है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करनी है या उनको एक्सप्रेस करना है, उनको बयान करना है, तो किसी और फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं लेना पड़ता, किसी और फिजिकल क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता। मैथ्स और लेंथ और टाइम ही सबसे बुनियादी 3 क्वांटिटीज़ मानी जाती हैं फ़िज़िक्स की, जिनके नाम यहाँ लिखे हैं। गौर करें, मैथ्स को डिफ़ाइन करना है तो आपको किसी और फिज़िकल क्वांटिटी का नाम नहीं लेना पड़ना। मैथ्स हम किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर है, मादे की मिकदार है, मैथ्स है। किसी और फिज़िकल क्वांटिटी का नाम नहीं लेना पड़ा, बस ये है मैथ्स। लेंथ को बच्चों डिफ़ाइन करेंगे, लेंथ कह दें या डिस्टेंस कह दें, फासला या लंबाई एक ही चीज़ के, ये सिनोनिम हैं, ये साइनोम्स हैं एक दूसरे के, तो ये मुतरादफ एक दूसरे के हैं। फासला कह दें या लेंथ कह दें, तो लेंथ को डिफ़ाइन करने में किसी और फिज़िकल क्वांटिटी का नाम नहीं लेना पड़ेगा। लेंथ को पता है कैसे डिफ़ाइन करते हैं? नोट कर लें, मैं बताने लगा हूँ। लेंथ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, तो इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक इसकी लेंथ है। ये जो फासला है यही इसकी लेंथ है। गौर करें, लेंथ को डिफ़ाइन करने में किसी और फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं लेना पड़ा। डिस्टेंस कहा तो डिस्टेंस लेंथ ही होती है, लेंथ डिस्टेंस ही होता है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बच्चों याद रखिएगा, मैं और भी आपको डेफिनेशन देने लगा हूँ। टाइम किसे कहते हैं? जिस तरह लेंथ याद रखिएगा, लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऐसे ही बच्चों टाइम को याद रखिएगा, नोट कर लें, डिफ़ाइन कैसे करते हैं। टाइम क्या होता है? इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन 2 इवेंट्स। इवेंट वाक़यात, ड्यूरेशन बिटवीन 2 इवेंट्स इज़ कॉल्ड टाइम। मिसाल के तौर पर आपने कॉलेज में एक पीरियड पढ़ा है, बेल हुई, पीरियड ख़त्म हो गया, अगला शुरू हो गया, तो जो टाइम गुज़रा, कोई टाइम बताना था कि जी कितना गुज़रा, तो वो कैसे बताएंगे? फ़लाँ लम्हे से फ़लाँ लम्हे तक कितना गुज़रा। 4 मिनट हो गए तो फ़लाँ लम्हे पहले जहाँ से स्टार्ट हुआ था, कोई एक वो इवेंट था, कोई एक वाक़या था। मसलन आपका ये लेक्चर शुरू हुआ, लेक्चर का आगाज़ एक वाक़या है, इवेंट है, और लेक्चर ख़त्म हुआ तो दैट इज़ अनदर इवेंट। 2 इवेंट्स का दरमियानी वक्फ़ा इज़ कॉल्ड टाइम। गौर कर लें, सोच लें, और भी टाइम की जो मिसालें हैं वो सारी इसी तरह डिफ़ाइन होती हैं। तो मैथ्स की भी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, पहले शायद आपको नहीं मालूम थी। मैथ्स की शायद मालूम थी, लेंथ या टाइम की शायद आपने इन लफ्ज़ों में नहीं सुनी थी, लेकिन आपने अब नोट कर लेनी है। तो मैथ्स और लेंथ और टाइम को डिफ़ाइन किया हमने, और किसी और फिज़िकल क्वांटिटी का नाम नहीं लेना पड़ा। ये है बेस क्वांटिटीज़। आगे बढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जो आप पहले भी जानते हैं। एक तो ये कि ये बहुत बड़ी तादाद में है। अगला पॉइंट ये है कि आर डिफाइंड, ये जो क्वांटिटीज़ हैं दे आर डिफाइंड या एक्सप्रेस्ड, ये इनकी डेफिनेशन की जाती है या इनको बयान किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लफ्ज़ों में। और मिसालें पहले भी, जैसे कि आपको पता, स्पीड को डिफ़ाइन करना है तो बड़ी बेसिक सी फ़िज़िक्स में क्वांटिटी है, इसको बड़े आराम से आप सब जानते होंगे। अभी अब मैं जब बात कर रहा हूँ तो अभी आपके फ़ौरन ज़हन में सबके आई होगी, शायद कुछ बोल भी रहे हों कि हाँ जी स्पीड की क्या डेफिनेशन है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। बच्चों क्या करना पड़ा? स्पीड को बयान करने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम का नाम लेना पड़ा, तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही मोमेंटम है, मोमेंटम को आपको पता है हम किसके लफ्ज़ों में बयान करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं? मैस
और जी हाँ वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी के लफ्ज़ों में आप इसको डिफाइन करते हैं। ऐसे ही टॉर्क है, एक्सेलरेशन है, आपको पता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आइंदा भी और डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये हो गई जी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एनफ काफ़ी है ये। हम आपके नोट्स पे या किताब पे अगला पॉइंट जो है, अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट्स इन फिज़िक्स, फ़िज़िक्स में पैमाइशें, पैमाइशों का क्या मुकाम है फ़िज़िक्स में, ज़रा उसकी थोड़ी सी बात हो जाए। और पहला पॉइंट जो लिखा है वो यही है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स, फ़िज़िक्स में अहमियत क्या है मेजरमेंट्स की। अगर आपको कुछ याद हो तो ये मैंने जो वेरी फर्स्ट लेक्चर जो पिछले से भी पिछला था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम ही भला क्या है। कुछ याद है जी? इसका नाम ही इस चैप्टर का, देखें ज़रा 2 सफ़े पीछे, कुछ को याद भी होगा। मेजरमेंट्स, बिल्कुल। तो मेजरमेंट्स इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं। और क्यों मेजरमेंट्स, क्यों पहला ही चैप्टर मेजरमेंट्स? तो बच्चों ज़रा वो मेरा वेरी फर्स्ट लेक्चर अभी भी आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो दोबारा से मेरे वो फ़िक्रे आप सुन सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा कि मेजरमेंट्स ही क्यों। तो वहाँ भी हमने बताई थी इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स, और ये फ़िक्रा वहाँ भी बोला था, ज़रा दोबारा रिपीट करते हैं। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। पता है फिज़िक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है। क्यों है, कैसे है, तो मैं 2 मिनट मज़ीद ज़ाया नहीं करूँगा, फिर मैं कहूँगा पिछले लेक्चर में ये बातें सारी हैं। तो फिज़िक्स क्योंकि पता है हमें एक्सपेरिमेंटल साइंस है। और एक्सपेरिमेंट्स क्या चाहते हैं? एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर करेक्ट या एक्यूरेट मेजरमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स की डिमांड होती है सही एक्यूरेट पैमाइशें हों, और इसीलिए पैमाइशें फ़िज़िक्स में बड़ी अहम है, क्योंकि फ़िज़िक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसी टॉपिक का फिर अगला पॉइंट, हम डिफाइन कैसे करें, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय मेजरमेंट। ये डेफिनेशन है जी मेजरमेंट की, नोट कर रखिए, याद रखिएगा। नोट्स में मैं आपको बता दूं ये इन लफ्ज़ों में लिखी नहीं हुई, ऐसे ही यूनिट की भी कुछ एग्जैक्ट इन लफ्ज़ों में प्रॉपर तौर पर नहीं लिखी हुई। ये 2 आप अपने नोट्स खुले हुए हैं, उन पे साइड पे जहाँ भी कहीं खाली जगह है, यहाँ जहाँ पहुँचें ये आप लिख लीजिएगा, ताकि आइंदा जब भी आप पढ़ें तो आपको फ़ौरन याद हो जाए। तो मेजरमेंट क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय ए मेजरमेंट? क्या लिखा जी? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, कंपेयर करना, मवाजना करना, मवाजना। मवाजना करना है। मवाजना क्या होता है कि फ़लाँ चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि फ़लाँ उसके मुकाबले में क्या कितनी अच्छी है, फ़लाँ चीज़ ज़्यादा ब्राइट है, फ़लाँ कम ब्राइट है, फ़लाँ ज़्यादा वाइट कलर की है, फ़लाँ कम वाइट कलर, ये है मवाजना। फ़लाँ ज़्यादा बड़े कद का बंदा है, फ़लाँ उसके निस्बत छोटे कद का है, तो ये आपस का मवाजना है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी with a specific standard quantity of the same kind। ये थोड़ी सी बात ज़रा हो जाए। देखो बच्चों, मेजरमेंट जो है वो कैसे, मवाजना क्या मतलब हुआ। देखें, हमने मेजरमेंट लेनी है, पैमाइश लेनी है। ये हमारा वाइट बोर्ड है, इसी की लेंथ मापनी है, आप समझ लें। और इसकी लेंथ मसलन शायद मेरा ख्याल है कोई होगी 2 फुट से कुछ ज़्यादा, 2.5 फुट के करीब, 2 मीटर से कुछ ज़्यादा होगी, 2 से 2.5 मीटर शायद होगी ये। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी 2 है, 3 मीटर है, जितनी भी है, तो किस वाइट बोर्ड होगा या कोई भी चीज़ है वो 3 मीटर लंबी है, तो पता है जी इसका क्या मतलब है? 3 मीटर लंबी है तो इसका मतलब भला क्या हुआ? इसका मतलब है वो जो 1 मीटर का कोई रॉड होता है, मीटर रॉड कहते हैं, आपने देखा भी होगा फिज़िक्स की लेबॉर्ट्रियों में, मैट्रिक में भी हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर का जो रॉड है, एक जो मीटर है, हमारी कोई दी गई चीज़ उससे 3 गुना बड़ी है, फ़लाँ चीज़ से फ़लाँ चीज़ कितने गुना बड़ी या कितने गुना छोटी, दिस इज़ कॉल्ड कंपैरिजन, दोनों का मवाजना। हम मेजरमेंट करते हुए एक्चुअली यही करते हैं। जो चीज़ 10 किलोग्राम मैस रखती है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है वो 1 किलोग्राम से 10 गुना बड़ी है, 1 किलोग्राम से 10 गुना बड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो 10 किलोग्राम है। एक किलोग्राम एक मखसूस पैमाइश हो गई, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही 1 मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मयार होता है कि जिसके लिहाज से मवाजना करें कि जी फ़लाँ तो इतना है तो दूसरी शय कितनी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है एक मखसूस क्वांटिटी, और किसी भी दी गई पैमाइश को हम उसी के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो हमें फिर मेजरमेंट मिलती है। सेम काइंड लिखा है, ये भी ज़ाहिर सी बात है, कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है। बच्चों, मीटर रॉड से हम टेम्परेचर मापते हैं या मीटर रॉड से हम टाइम नोट करते हैं? नो।
मीटर रॉड है तो लेंथ की एक वैल्यू है, मखसूस वैल्यू है 1 मीटर लंबी, तो हम उससे लंबाइयाँ ही मापते हैं। तो इसी तरह से सेम काइंड, यानी लेंथ है, लेंथ का स्टैंडर्ड है तो उससे लेंथ मापी जाएगी। कोई टाइम का स्टैंडर्ड हमारे पास हुआ तो उससे टाइम मापा जाएगा। टाइम का स्टैंडर्ड बथेरे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं कि मिसाल के तौर पर आपकी नब्ज़ ही आप गौर करें तो ये आपकी नब्ज़ भी टाइम का एक स्टैंडर्ड ली जा सकती है, टाइम का स्टैंडर्ड ली जा सकती है कि इसके लिहाज से टाइम नोट कर सकते हैं। क्योंकि आम तौर पे एक सेहतमंद बंदा बीमार ना हो तो कहते हैं कि जी वो 1 मिनट में कोई 72 दफ़ा उसकी ये जो नब्ज़ है ये धड़कती है। तो अब आप 72 यहाँ गिन लेंगे तो इसका मतलब 1 मिनट गुजर गया, फिर 72 गिना तो इसका मतलब 1 मिनट और गुजर गया। तो आपने क्या कर दिया, इस नब्ज़ को बतौर रेफरेंस मान के, इसको बतौर हवाला या स्टैंडर्ड मान के इसके लिहाज से टाइम मेजर किया। ये होता है तरीका बच्चों मेजरमेंट का कि कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसके लिहाज से हम मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय यूनिट। जब मेजरमेंट होती है तो कोई वैल्यू मिलती है, उसकी कोई यूनिट होती है साथ। यूनिट क्या होती है? इट इज़ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ये एक हवाले की, हवाला देने वाली एक स्टैंडर्ड, एक मयारी वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी की, विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके लिहाज से ऑल द गिवन वैल्यूज़ ऑफ द सेम क्वांटिटी आर कंपेयर्ड। अगर आप गौर करें तो तकरीबन इसी बात को थोड़े और लफ्ज़ों में बयान किया है, ज़रा गौर करें। और मैं इसको मिसाल दे के ऑलरेडी समझा गया हूँ। यूनिट क्या है भाई? 1 मीटर एक यूनिट है, लेंथ की यूनिट है मीटर। तो जब हमने कोई भी और लेंथ मापनी है तो हमने असल में क्या करना है, ये जो 1 मीटर है ये एक रेफरेंस हो गया, ये एक हवाला हो गया, ये हवाला देने वाली चीज़ हो गई कि 1 मीटर तो एक इतनी लेंथ है, तो हमने फ़लाँ कोई लेंथ मापनी है तो वो 1 मीटर के लिहाज से कितनी है, कंपेयर करना है कि फ़लाँ लेंथ 1 मीटर के लिहाज से कितनी है। तो फिर यूनिट 1 मीटर क्या कहलाएगी? यूनिट एक मखसूस स्टैंडर्ड, एक ऐसी रेफरेंस वैल्यू किसी क्वांटिटी की, जैसे कि 1 मीटर एक रेफरेंस वैल्यू आ गई जिसके लिहाज से बाकी सारी लंबाइयाँ मापी जाएंगी। ये लेंथ की एक मखसूस रेफरेंस वैल्यू या स्टैंडर्ड था जिसके लिहाज से सारी लेंथ्स मापी जाएंगी, सेम क्वांटिटी। तो ये होती है यूनिट। आगे बढ़ते हैं, नीड ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम। एक पैमाइशी निज़ाम हमें चाहिए होता है। फ़िज़िक्स में ये मेजरमेंट सिस्टम्स बहुत से हैं। हमें क्यों मेजरमेंट सिस्टम चाहिए होता है, उसकी नीड क्या है? तो आगे लिखा है क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। हमें चाहिए होता है टू रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशंस, हमारे मुशाहदे जो हैं, हमने फ़लाँ चीज़ मैयर की, हमने फ़लाँ एक्सपेरिमेंट किया फ़िज़िक्स का, उसमें हमने कुछ रीडिंग्स, कुछ डाटा इकट्ठा हुआ, हमारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो कुछ निज़ाम होना चाहिए ना, लिख देना है ताकि कोई और बंदा हमारी ली गई पैमाइशों को देख के समझ सके कि हमने फ़लाँ चीज़ मापी तो कितनी थी। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करके रखना है, या फिर किसी और बंदे ने भी वैसी ही चीज़ की पैमाइशें ली थी तो कंपेयर करना है। या तो रिकॉर्ड करनी है आवर ऑब्जर्वेशन, या फिर कंपेयर करना है हमारी पैमाइशों को विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अदर्स। दूसरों से कंपेयर भी कभी करना पड़ता है साइंस में बच्चों, दूसरों की पैमाइशों से हमारी पैमाइशों को कंपेयर करना ज़रूरी होता है। पड़ता है क्यों करना पड़ता है? ताकि पता चल सके कि फ़लाँ बंदे ने भी इसी चीज़ के ऊपर काम किया था तो उसके क्या नताइज आए थे, तो अब हमने भी उसी चीज़ के ऊपर काम किया है तो क्या कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, या सेम आए हैं। अगर फ़र्क आ रहा हुआ तो इसका मतलब है अभी मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, शायद उस बंदे ने गलती की थी, वो गलती रह गई थी उससे, या आपने शायद गलती की है तो इसलिए फ़र्क आ रहा है। अगर दोनों की सेम आ गई है तो फिर इससे कुछ आइडिया हो गया कि इसका मतलब है कि जो उसने रीडिंग ली थी दूसरे बंदे ने वो भी ठीक है, आपकी भी ठीक है, तो फ़लाँ चीज़ की रीडिंग यही है जो दोनों की आई है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि और बेहतर चीज़ों का आइडिया हो जाता है, ज़्यादा अच्छा नॉलेज ऑथेंटिक हो जाता है। तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है या फिर अपनी पैमाइशों को किसी और के साथ कंपेयर करना है, किसी और की ली गई पैमाइशों या ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो इसके लिए हमें दरकार होता है वी नीड ए मेजरमेंट सिस्टम विद प्रॉपर यूनिट्स, मुनासिब इकाइयों वाला, मुनासिब यूनिट्स वाला कोई पैमाइशी निज़ाम चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो, ऐसा ना हो कि किसी और बंदे ने अपनी मर्ज़ी की यूनिट्स इस्तेमाल कर ली, अपना एक अलग निज़ाम इस्तेमाल कर लिया, आपने कुछ और यूनिट्स इस्तेमाल कर ली। दोनों कंपेयर करना है तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन होगी,
टेंशन बनेगी कि जी वो अब उसकी पैमाइशों को आपके साथ कैसे मैच करें, उसको आपकी पैमाइशों को उसके साथ कैसे मैच करें। मैच तभी होंगी ना कि जब एक जैसी यूनिट्स होंगी, एक जैसा सिस्टम होगा, तब मैच करना आसान होगा। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना या किसी और की ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी पैमाइशों को कंपेयर करना, तो उसके लिए व्हाट वी नीड इज़ ए मेजरमेंट सिस्टम विद प्रॉपर यूनिट्स, मुनासिब यूनिट्स वाला मेजरमेंट सिस्टम चाहिए होता है। अब ये जो मेजरमेंट सिस्टम चाहिए होता है, तो फिर अब इससे अगली चीज़ आपके नोट्स पे हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर एक पैमाइश किस तरह ली जाती है, उसके क्या स्टेप्स हैं। किसी ख़ास तौर पे किसी बेस क्वांटिटी की पैमाइश के 2 स्टेप्स हैं बच्चों, जो आपके नोट्स पे आगे लिखे हुए हैं। आपके नोट्स पे जो आगे लिखे हुए हैं वो 2 स्टेप्स हैं, और मैं इसी को कंटिन्यू रखता हूँ। ज़रा हम इधर इसको जारी रखते हैं। मैं वो हिस्सा इसका जो आपका तीसरा वाला इधर वाला है, अभी उसको नहीं मिटाता, और मैं इसको आगे कंटिन्यू रखता हूँ ताकि ये आपका तसलसल कायम रहे। लें जी, तो अगली बात जो हम करने लगे हैं वो बच्चों आप देख रहे हैं कि कौन से स्टेप्स हैं। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर है कि हाउ डू वी मेजर ए बेस क्वांटिटी इन पर्टिकुलर। कोई डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर करनी है तो उसके इन 2 से कुछ ज़्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं कि एक क्वांटिटी मेजर कर ली, कोई और क्वांटिटी मेजर की, और फिर उन दोनों का कोई फार्मूला बनाया। जैसे डिस्टेंस मेजर अलग कर लिया, टाइम मेजर अलग कर लिया, लेकिन फिर बाद में कुछ और भी करना पड़ा कि उन दोनों का एक फार्मूला भी लगाया, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, फिर निकलती है स्पीड जो डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन बेस क्वांटिटी है तो बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के 2 स्टेप होते हैं, 2 ही स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से हैं जी, आप ज़रा देखिए तो कौन से 2 स्टेप्स हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी। पहला आप क्या देख रहे हैं जी, वी सेलेक्ट ए स्टैंडर्ड। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है आपके पास, ये स्टेप। स्टैंडर्ड से अब हम वाकिफ़ हो चुके हैं, स्टैंडर्ड से अब हम वाकिफ़ हैं। एक तयशुदा फिक्स पैमाइश है जिसके लिहाज से बाकी पैमाइशों की कंपेयर करना है, उनको मवाजना करना है। तो एक स्टैंडर्ड चुन लिया, अब उसके लिहाज से मवाजना करना है। जब स्टैंडर्ड चुना गया तो फिर हम क्या करते हैं, वी एस्टेब्लिश ए प्रोसीजर, तरीक़ाकार प्रोसीजर कोई एस्टेब्लिश करते हैं, कायम करते हैं। क्या करने का, टू कंपेयर, वही लफ्ज़, वही कंपेयर वाला लफ्ज़ जो पीछे पूरी डिटेल से बयान हो चुका है। किसको कंपेयर करना, द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, किसके साथ कंपेयर करना, विद द सेलेक्टेड स्टैंडर्ड। पहले स्टैंडर्ड चुन लिया, उसका पीछे जिक्र आ चुका है कि किसके लिहाज से पैमाइश होने जा रही है। वो कोई चीज़ ऐसी चुन ली कि इसके लिहाज से करनी है, जैसे एक मीटर रॉड चुन लिया कि जी इसके लिहाज से लेंथ मापनी है। वो जब चुन लिया तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना है कि जिसके साथ क्या हो जाए वही हो जाए जो पीछे हमने बार बार बयान किया कि चुने गए स्टैंडर्ड के साथ जो भी दी गई क्वांटिटी मेजर करनी है उसका कंपैरिजन हम कर सकें। कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना है सो दैट, ताकि हमें क्या हासिल हो जाए। जब हम ये करेंगे, एक स्टैंडर्ड चुन लिया, फिर एक तरीका ऐसा इख्तियार किया कि चुने गए स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर हो जाए जिस क्वांटिटी को मापना है, तो उससे हमें क्या मिलता है। सो दैट नंबर 1, पहली चीज़ क्या मिलती है, हमें एक नंबर हासिल होता है, एंड दूसरी चीज़ उस नंबर के साथ आमतौर पे एक यूनिट हासिल होती है। ए नंबर एंड ए यूनिट, ये 2 चीज़ें मिलती हैं जो कि मिल के, ये दोनों चीज़ें मिल के क्या कर देती हैं, एक्सप्रेस, बयान कर देती हैं, समझा देती हैं कि जो क्वांटिटी टू बी मेजर्ड थी वो एक्चुअली कितनी है। टू एक्सप्रेस, ये दोनों मिल के एक्सप्रेस क्या करते हैं, किसको, द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। फिर से ज़रा एक दफ़ा देखिए, तो 2 स्टेप्स हैं किसी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के। हम पहले कोई स्टैंडर्ड चुनेंगे,
स्टैंडर्ड चुन लिया तो फिर एक प्रोसीजर, कोई तरीका ऐसा इख्तियार करेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें चुने गए स्टैंडर्ड के साथ, जो क्वांटिटी मापनी है, जो दी गई क्वांटिटी है, उसको कंपेयर कर सकें। ये मवाजने से हमें एक तो नंबर मिलेगा, एक यूनिट मिलेगी जो मिल के एक्सप्रेस कर देंगे उस क्वांटिटी को जिसको मैयर करना था। ये थोड़ा सा लंबी बात मैंने 2-3 दफ़ा दोहरा तो दी है, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ, हम इसका कॉन्सेप्ट भी ज़रा समझ लेते हैं। ये आप फ़िक्रे तो रट ही लेंगे, लेकिन हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की भी बात कर लें। देखो जी, ये दोनों स्टेप्स की जल्दी से हम एक मिसाल देते हैं। मैं फिर दोबारा अब जो चीज़ सामने है मैं उसी की मिसाल दे देता हूँ। सामने मेरे वाइट बोर्ड है, आपके सामने वाइट बोर्ड है, अवेलेबल चीज़ ये है। मैं इसकी लेंथ मापना चाह रहा हूँ तो क्या करूँ? लंबाई मापने का कोई मेरे पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस वक्त फिल फॉर दस्तयाब मेरे पास कोई मीटर रॉड, फुट स्केल, कोई मेजरिंग टेप नहीं है। तो बच्चों पता है फिल फ़ौरन कोई मेजरिंग टेप, कोई फुट स्केल दर या कोई आपके पास कोई अवेलेबल ना हो तो आप फ़ौरन कहीं भी मौजूद हों, कहीं बाहर घर से, कहीं घर में, तो आपने कोई लेंथ मापनी है तो सबसे पहले पता है क्या चीज़ ज़हन में आती है? क्या करें? सोचें तो भला क्या चीज़ ज़हन में आती है? ये, और ये आप सब ने कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, तो ज़िंदगी में कई दफ़ा बल्कि किया होगा। आप इसको बालिश्त कह देते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हैंड ही बोलते हैं, और सलीस पंजाबी में बच्चों गिठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिठ। ये मैंने लेंथ मापनी है, वाइट बोर्ड की लेंथ मापनी है। सबसे पहला स्टेप जी क्या करें? वी सेलेक्ट स्टैंडर्ड। कर लिया जी सेलेक्ट। वी हैव सेलेक्टेड आवर गिठ, मतलब हैंड, आवर हैंड। हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा बच्चों देखिए क्या करना है, हम इख्तियार करते हैं, हम कायम करते हैं प्रोसीजर। अब वो कौन सा प्रोसीजर? देखना तो ज़रा, यूं करके ये रहा जी प्रोसीजर। 7, 8, 9, 10, 11, तकरीबन 11 बने जी। ये रहा ये आपका दूसरा स्टेप। देखें तो भला मैंने क्या किया? मैंने एक प्रोसीजर इख्तियार किया जिसमें मैंने वाला क्या किया है, मैंने अपने चुने गए स्टैंडर्ड के साथ इस दी गई लेंथ का कंपैरिजन किया। और जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कंपेयर करना, फ़लाँ चीज़ तो इतनी है, ये पता, यहाँ से यहाँ तक ये मुझे साइज़ सामने है, तो इसके लिहाज से ये कितनी है। समझ आ गई कि वाइट बोर्ड मेरे हाथ के लिहाज से 11 गुना लंबा है। तो देखें फिर ज़रा, अभी रिज़ल्ट फिर कुछ निकला है, ज़रा गौर करना रिज़ल्ट क्या निकला है। रिज़ल्ट बच्चों ये निकला है कि मुझे पैमाइश का एक रिज़ल्ट मुझे मिला। रिज़ल्ट मिला 11 हैंड्स। ये है जी रिज़ल्ट, और इसमें 2 चीज़ें हैं, ज़रा गौर करें क्या क्या है। एक नंबर है दैट इज़ 11, और क्या है यहाँ बच्चों? हैंड ही यूनिट है। जैसे 2 मीटर, जैसे 6 किलोग्राम, जैसे 6 सेकंड, उसी तरह 11 हाथ, 11 गिट्ठें, 11 बालिश्त। ये है मेजरमेंट का प्रोसीजर, ये है 2 स्टेप प्रोसीजर। उम्मीद है बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। और मेरी इस दी गई मिसाल के बाद अब ये जो चीज़ लिखी है ये अब मुश्किल नहीं होगी आपको ज़हन नशीन करना कि वी एस्टेब्लिश ए प्रोसीजर। हमने एक प्रोसीजर इख्तियार करना है, कायम करना है। क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए। किसको? वो जिस चीज़ को मापना था उसको कंपेयर करना है। किसके साथ? विद द सिलेक्टेड स्टैंडर्ड, विद द सिलेक्टेड स्टैंडर्ड। वो हमने कर दिया, और फिर उसका नतीजा एक हासिल हुआ। इनफैक्ट 2 चीज़ें, नतीजा जो हासिल हुआ उसमें 2 चीज़ें आई, एक नंबर और एक यूनिट, जिन्होंने मिल के पूरा समझा दिया कि वो जो चीज़ मापनी थी वो क्या है। यहाँ तक बात हो गई। तो इसी का एक छोटा सा पॉइंट और आगे है जो आप अपने नोट्स पे या किताब है तो उस पे देख रहे होंगे। वो छोटा सा अगला पॉइंट देखिए जी क्या है। वो अगला पॉइंट छोटा सा ये है कि हमने अब बड़ी डिटेल से, बहुत तफसील से कॉन्सेप्ट समझ लिया, मिसालें मैंने दी, डेमो दे के समझा दिया, डेमो दी आपको पूरी। और उम्मीद है कि अब इससे मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि बड़ी लंबी और भी तकरीरें करूं। स्टैंडर्ड आखिर क्या चीज़ है, कंपेयर क्या करना होता है, मेजरमेंट कैसे होती है, पूरा प्रोसीजर हो गया। अब अगली बात कि ये जो स्टैंडर्ड होता है जो हमने चुनना है, जैसे मैंने अभी फिल फॉर खड़े खड़े ये चुन लिया अपना हाथ,
वो स्टैंडर्ड चुनने में कुछ अगर हमारी चॉइस हो तो हम कैसा स्टैंडर्ड चुनें। अगर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं तो कौन सा बेहतर रहेगा, अच्छा स्टैंडर्ड बच्चों कौन सा होगा। याद रखिएगा जिसकी दो खसूसियात हों। एक गुड स्टैंडर्ड शुड हैव टू प्रॉपर्टीज़, दो खसूसियात उसकी होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी एक्सेसिबल, and number 2, it should be invariable. It should be accessible, it should be invariable. ये access का मतलब क्या होता है, पहुँच, रसाई। एक वो access होता है, ये वाला access, इसका मतलब होता है कसरत, ज़्यादती। हम ये नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ। इस एक्सेस का मतलब पहुंच, रसाई। एक्सेसिबल, काबिल रसाई, जो सबकी पहुंच में हो। इनवेरिएबल, गैर मुतगय्यर, गैर मुतगय्यर। मुतगय्यर मुश्किल लफ्ज़ आ गया। मुतगय्यर मतलब चेंजेबल, वेरिएबल जो तब्दील हो। इनवेरिएबल जो तब्दील ना हो, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। लो जी, दो खसूसियात हैं जी, अच्छे स्टैंडर्ड की दो खसूसियात हैं। वो सबकी पहुंच में हो और दूसरी बात वो इनवेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, वेरी ना करे। यहाँ जल्दी से थोड़ी सी इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लें, एक डेमो देके या मिसाल देके मैं जल्दी से समझाता हूँ। अभी मैंने ये हाथ की सब मिसाल दी आपको और लेंथ मापने की मिसाल दी। स्टैंडर्ड ये आपका हाथ हो गया। ये कैसा स्टैंडर्ड है, ज़रा गौर करना। इसको हम इन्हीं दो खसूसियात की बुनियाद पे परखें तो क्या नतीजा मिलता है, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। सबसे पहले एक्सेसिबल, तो माशाल्लाह मुझे भी आपको भी अल्लाह ने दिया हुआ है हाथ, सबके पास माशाल्लाह होता है। हाथ एक्सेसिबल है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है बच्चों, बड़ा अच्छा। पहली शर्त के लिहाज से सबकी पहुंच में है, सोते जागते, घर में, घर से बाहर, हर वक्त मौजूद है। इस वक्त मैं अभी मेरे पास फ़ौरन कोई पैमाइश लेने की चीज़ नहीं थी तो मैंने फ़ौरन हाथ यूज़ कर लिया। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। शायद मेरा ख्याल है लेंथ मापने का सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है इस पॉइंट के लिहाज से कि सबकी पहुँच में ईजीली है। ठीक हो गया। अगली बात देखें, क्या ये हैंड जो है ये इनवेरिएबल भी है? क्या मेरा हाथ और आपका हाथ, आपके अब्बू का, अम्मी का, बड़े भाई का, किसी का, सबका हाथ एक साइज़ का ही होता है? नो, यहाँ वेरिएशन आएगी। मैं किसी चीज़ की लेंथ मापूं, इसी वाइट बोर्ड की मैंने मापी है अभी, तो मेरा कुछ और आंसर आया। कोई और बंदा जो मुझसे बड़े कद का और बड़ा लंबे चौड़े हाथ पैरों वाला हो सकता है उसकी ये 9.5 गिट्ठे बने, ये जो मेरा 11 गिट्ठे बना है। या कोई मुझसे छोटा है, कोई बच्चा है, तो हो सकता है उसकी कोई 12-13 गिट्ठे बन जाए। इसका मतलब है ये अब वेरिएबल चीज़ आ गई है। ये स्टैंडर्ड इस लिहाज से इतना रिलायबल और काबिल भरोसा नहीं है कि ये इनवेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी करता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा, किसी का कम, तो वेरी करता है। तो ये भी एक खसूसियत है, ये दूसरी है। ये दोनों ही बहुत अच्छा होगा जिसमें ये दोनों ही हों, और ऐसा कम होता है, बहुत कम चांस है कि ये दोनों ही बेहतरीन तौर पर किसी जगह इकट्ठी हो जाएं। आम तौर पे दोनों में हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसा स्टैंडर्ड जो बहुत एक्सेसिबल है वो फिर आम तौर पे इनवेरिएबल इतना नहीं होता, और जो इनवेरिएबल बड़ा अच्छा है, बड़ी परफेक्ट मेजरमेंट या रीडिंग देता है, वो फिर आम तौर पर ईजीली सबकी पहुँच में नहीं होता। मैं जल्दी से मिसाल वो भी दे दूँ। मसलन जी लेंथ मापनी थी तो बहुत ही अच्छा एक वर्नियर कैलिपर, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी पैमाइश देने वाला अल्लाह स्क्रू गेज है, बहुत अच्छी पैमाइश, और भी बेहतर देता है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से। और आपको पता ही है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हर बंदे के, हर बच्चे के पास हर वक्त अवेलेबल होता है नहीं। अब इनवेरिएबल होने के लिहाज से बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत बेहतरीन पैमाइशें आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज हर वक्त हर एक के पास, हर एक की पहुँच में नहीं है। लेबॉर्ट्रियों में मिलता है, कॉलेजों स्कूलों की लेबॉर्ट्रियों में, हमारे घरों में नहीं आमतौर पे पाए जाते। ये है वो बात जो मैं कर रहा हूँ कि आमतौर पे इन दोनों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अगर हम बहुत एक्सेसिबल चाहते हैं तो फिर आमतौर पे वो इनवेरिएबल इतना अच्छा नहीं होगा, और अगर हम इनवेरिएबल कहेंगे तो फिर
वो एक्सेसिबल इतना नहीं होता। तो ये है, दोनों में थोड़ा कोई कम कोई ज़्यादा, तो कम आमतौर पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि या वो रखें या वो रखें, आमतौर पे इकट्ठे दोनों नहीं मिलते। लें जी बच्चों, बहुत डिटेल से मेरा ख्याल है आप सोच रहे होंगे कि हमने ये मुकम्मल किया, तो ये हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ जी। अगला इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से।